महक की बात सुनकर रचना उसे घूरते हुए बोली, इस घर में वही होता है जो मृत्युंजय चाहता है, और अगर तुम्हें जाना है तो मृत्युंजय से पूछो। निर्जला रचना की तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से में बोली, चुप रहो रचना, किसी से बात करने की तमीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है क्या? तुम्हें नहीं पता मेहमानों से कैसे बात करते हैं? रचना निर्जला की बात पर बोली, मुझे बेहतर तरीके से पता है दीदी, किससे कैसे बात करनी है। औकात को देखकर लोगों को जज किया जाता है। शेखर रचना की बात पर बोले, बहन जी, हम भले ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन इज्जत की रोटी खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। बेटी के घर आए हैं इसलिए हम आपको कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, अगर मैं कुछ और कहूँ तो क्या तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? रचना ने गुस्से से कहा। महक शेखर के हाथ को पकड़कर बोली, पापा हम कल आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ मत आइएगा। जिस घर में मेरे पिता की इज्जत ना हो, मैं नहीं चाहती कि आप वहाँ फिर से जलील होने आए। लेकिन बेटा, पग फेरे की रस्म के लिए जाना होता है, शेखर जी ने महक को समझाने के नाते कहा। निर्जला शेखर की तरफ देखते हुए बोली, भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, हम महक को कल मृत्युंजय के साथ भेज देंगे, हमें यकीन है मृत्युंजय मना नहीं करेगा। शेखर निर्जला को शुक्रिया भरी नज़र से देखने के बाद महक के सिर पर हाथ फेर के साथ लाए गिफ्ट को टेबल पर रखकर वहां से चले जाते हैं। रचना महक के पास जाकर उसे घूरते हुए कहती है, मृत्युंजय ने क्या कहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया है क्या? अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। महक रचना की बात पर कुछ नहीं कहती तो रचना महक के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए स्टोर रूम की तरफ ले जाती है और अंदर धक्का देती हुई कहती है, ये स्टोर रूम पूरा साफ करो, जब तक साफ नहीं होगा तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। महक गिरते गिरते खुद को संभाल लेती है और धीरे से कहती है, मैं साफ कर दूंगी। निर्जला रचना की को नाराज़गी में देखते हुए बोली, रचना ये जो तुम कर रही हो ना, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। महक इस घर की बहू है, ना कि नौकर। रचना निर्जला की बात पर बोली, दीदी आप चुप रहिए, मुझे अच्छे से पता है इसके जैसी टेढ़ी खीर को कैसे सीधा करना है। निर्जला महक की तरफ देखने लगती है तो महक कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से, मेरे कारण अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। निर्जला सिंपैथी भरी नज़रों से महक को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। रचना महक को घूरने के बाद मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। शाम का वक्त। मृत्युंजय, विकल्प, पीताम्बर और राजेंद्र ऑफिस से शाम को घर आते हैं। महक ने तब तक स्टोर रूम साफ कर लिया था और वो थक कर अपने कमरे में जा चुकी थी। मृत्युंजय अपनी सरसरी नज़र हॉल में डालने के बाद सीधे अपने कमरे में आ जाता है। उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। मृत्युंजय अपने हाथ में पकड़ा बैग सोफे पर रख देता है और अपना कोट निकालकर सोफे पर रखने के बाद शर्ट के बटन खोलते हुए उसे भी निकालकर सोफे पर फेंक देता है। कुछ देर बाद महक बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आती है। उसे नहाना पड़ा क्योंकि धूल मिट्टी के कारण वो पूरी तरीके से गंदी हो गई थी। महक की नज़र मृत्युंजय पर पड़ जाती है, जो कि उसे ही देख रहा था। मृत्युंजय महक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। महक मृत्युंजय को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बाथरोब को कसकर पकड़ लेती है और अपना सिर झुका लेती है। महक को मृत्युंजय की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मृत्युंजय हल्का नीचे झुककर महक को घूर कर देखता है। मृत्युंजय महक के गले पर किस करते हुए उसके कान में जाकर धीरे से बोला, कैसा लग रहा है रोड से सीधा मखमली गद्दे पर आते हुए? मृत्युंजय की इस इंसल्ट को सुनकर महक की आंखों में नमी तैर जाती है। महक अपनी भीगी पलकें उठाकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, आप जैसा समझ रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मृत्युंजय महक से दूर होकर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, सच में? कौन लड़की कहती है कि मैं पैसों के लिए किसी से शादी कर रही हूँ या फिर किसी की दुल्हन को मंडप से भगा सकती हूँ? महक मृत्युंजय की बात पर बोली, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मृत्युंजय महक के बाजू को जबरदस्ती से पकड़कर गुस्से से बोला, अगर मुझे मेरी बहन सही सलामत नहीं मिली तो तुम्हारे भाई की लाश भी तुम्हें सही सलामत नहीं मिलेगी।
सर हमें दर्द हो रहा है। महक ने मृत्युंजय से अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। मृत्युंजय महक को पकड़कर बिस्तर की तरफ धकेलते हुए बोला, दर्द तो मुझे हो रहा है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मेरे सीने में आग लग रही है कि तुम वही लड़की हो जिसके कारण मेरी दुल्हन भागी और तुम्हारा भाई मेरी बहन को लेकर भागा। मेरी इंसल्ट हुई। महक अपनी आंखों में आंसू लिए मृत्युंजय से बोली, मेरी क्या गलती है? मेरा भाई आपकी बहन को लेकर नहीं भाग सकता। मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी बहन तुम्हारे भाई के अलावा किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और उसी के साथ उसने अपनी शादी छोड़कर भागना ज़्यादा बेहतर समझा। मृत्युंजय ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर महक घबरा जाती है कि तभी महक का फ़ोन बजने लगता है। मृत्युंजय गुस्से में महक का फ़ोन देखता है और उसे उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। मृत्युंजय के ऐसा करने पर महक डर से अपनी आंखें मींच लेती है। मृत्युंजय महक के जबड़े को मजबूती से पकड़कर कहता है, दोबारा अगर मेरे सामने मुंह खोलने की कोशिश करोगी तो तुम्हें बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। महक जल्दी से अपना सिर हिला देती है। मृत्युंजय उसके चेहरे को झटकते हुए बाथरूम में चला जाता है। महक खुद को संभालते हुए जल्दी से क्लोजेट की तरफ चली जाती है और अपने लिए एक पतली सी सिल्क की साड़ी उठाकर पहन लेती है। फिर बाथरूम के बाहर टांगकर जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। महक जब नीचे आती है तो देखती है सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। विकल्प महक से बोला, भाभी आज आपकी पहली रसोई है, हमें कुछ मीठा खिलाइए। विकल्प की बात पर महक हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आप क्या खाना चाहते हैं भैया? विकल्प महक की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, रिश्ते में आप हमसे बड़ी हैं इसलिए देवर जी कहिए, लेकिन उम्र में तो आप मुझसे बड़े हैं ना भैया, इसलिए मैं आपको भैया ही बोलूँगी। महक ने हल्का मुस्कुराकर कहा। महक की बात पर वहाँ बैठे सब लोग मुस्कुरा देते हैं। रचना चिढ़ते हुए महक से कहती है, अब क्या अपनी बातों से ही हम सबका पेट भरने वाली हो? रचना की तेज आवाज़ सुनकर महक जल्दी से बोली, जी नहीं, मैं अभी बनाती हूँ। इतना कहकर महक किचन की तरफ चली जाती है। पीताम्बर रचना की तरफ देखते हुए बोला, ये कैसा सुलूक कर रही हो तुम? ये बात मत भूलना, जितना तुम्हारा महक पर हक है उतना ही निर्जला भाभी का भी है। रचना पीताम्बर की बात पर उसे देखते हुए बोली, हाँ तो हम कौन सा मना कर रहे हैं? जताएं हक, जो करना है करें, हम किसी से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगर किसी ने भी उस लड़की को सिर चढ़ाने की कोशिश की तो हम उसे वापस ज़मीन पर गिराने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। पीताम्बर रचना से ज़्यादा बहस नहीं करता क्योंकि उसे पता था रचना से बहस करना मतलब दीवार में अपना सिर मारना था। महक किचन में आती है तो देखती है वहाँ पर सैफ पहले से ही खड़े हुए थे कि तभी पीछे से रचना भी आ जाती है और सैफ से कहती है, आज आप लोगों की छुट्टी, आज सारा खाना हमारी नई बहुरानी बनाएगी। रचना की बात सुनकर सैफ थोड़ा हैरान हो जाते हैं। महक उन लोगों को हल्का मुस्कुराकर कहती है, मैं खाना बना लूँगी, आप लोग जाकर आराम कीजिए। महक की बात पर वो लोग अपना सिर झुकाकर वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद रचना महक को घूरते हुए कहती है, मृत्युंजय को इलायची और काजू से एलर्जी है, पहले से बता दे रही हूँ, अगर तुमने किसी भी खाने में इन दो चीज़ों का इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं मृत्युंजय की तबीयत को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। महक रचना की धमकी को सुनकर जल्दी से बोली, जी हाँ, फिक्र मत कीजिए। रचना वहाँ से चली जाती है। महक एक गहरी सांस लेकर खाना बनाना शुरू कर देती है। रात का वक्त, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मृत्युंजय भी डिनर के लिए नीचे आ जाता है तो उसे बाकी दिनों से अलग खाने की खुशबू महसूस होती है। रचना महक को बोली, अब खड़ी खड़ी देखती रहोगी या फिर सबको खाना दोगी? रचना की बात पर महक ने जल्दी से सबको खाना परोसना शुरू कर देती है। उसने खाने में गोभी की सब्जी, भिंडी फ्राई, पनीर कोफ्ता, पराठे और चावल बनाया था और मीठे में खीर बनाई हुई थी। राजेंद्र पूरा खाना देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर बोले, सच में अपने लोगों के हाथों से खाने का स्वाद अलग ही होता है। राजेंद्र की बात पर महक उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली,
ऐसी बात है तो मैं हर रोज़ तीनों समय का खाना बना दूंगी। रचना महक की बात पर फिर से उसे ताना देते हुए बोली, अच्छी बात है, मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा कुछ काम ही कर लोगी। रचना की बात पर महक कुछ नहीं कहती। सभी लोग खाना शुरू कर देते हैं। विकल्प जल्दी से खीर की कटोरी उठाकर उसे खा लेता है और अपनी कटोरी आगे लाते हुए महक को कहता है, भाभी एक कटोरी और। महक हैरानी से उसे देखती है और मुस्कुराते हुए उसे खीर देती है। सभी लोग अपना अपना डिनर करने लगते हैं। महक खड़ी होकर देखती है कि मृत्युंजय सब लोगों के लिए बनी खीर में से अपने लिए निकाल रहा है, तो वो कहती है, आप रुकिए। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसकी तरफ देखते हुए बोला, सीरियसली मुझे डिनर करने से रोक रही हो क्यों? मैं आपको खाना खाने से नहीं रोक रही हूँ। मैंने आपके लिए दूसरी खीर बनाई है, इसमें काजू और इलायची का इस्तेमाल किया गया है। आपके लिए दूसरी लाती हूँ। इतना कहकर महक जल्दी से किचन में चली जाती है और एक कटोरी लाकर मृत्युंजय के सामने रख देती है। मृत्युंजय एक नज़र महक को देखने के बाद अपना डिनर कंप्लीट करता है और उठकर अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है। तो निर्जला कहती है, जय, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। मृत्युंजय निर्जला की बात पर रुक जाता है और कहता है, जी कहिए। निर्जला महक को एक नज़र देखने के बाद मृत्युंजय से बोली, आज सुबह जब आप ऑफिस गए थे तब महक के पापा आए थे पग फेरे की रस्म के लिए। हम चाहते हैं कि महक ये रस्म पूरी करे। राजेंद्र निर्जला की बात पर उसका साथ देते हुए मृत्युंजय से बोले, निर्जला सही कह रही है, हर नई नवेली दुल्हन को पग फेरे की रस्म पूरी करनी होती है। अगर आपके पास समय हो तो कल महक को लेकर उनके घर चले जाइए। राजेंद्र की बात पर मृत्युंजय एक नज़र महक को देखने के बाद बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं नहीं जा सकता, विकल्प को भेज दीजिए। इतना कहकर मृत्युंजय चला जाता है। महक मृत्युंजय की बात पर खुश हो जाती है। रचना घूर कर उसकी तरफ देखती है तो महक चुप हो जाती है। सभी लोग अपना अपना डिनर कर कमरे की तरफ चले जाते हैं। महक सबके जाने के बाद अपना डिनर करने लगती है। विकल्प आकर उसके सामने बैठ जाता है। महक विकल्प को देखकर बोली, भैया आप गए नहीं, क्या हो गया? विकल्प महक की बात पर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ बैठने आया था क्योंकि मॉम कहती है कि जब कोई खाना खाता रहे तो उसे देखना नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ रहना चाहिए ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। महक विकल्प की बात पर मुस्कुराती है तो विकल्प कहता है, वैसे भाभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? विकल्प के सवाल पर महक मुस्कुराते हुए बोली, मेरी फैमिली में मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा भाई शुदांशु है। विकल्प महक की बात पर हल्का शरारती आवाज़ में बोला, आपका कोई बॉयफ्रेंड था? महक विकल्प की बात पर कुछ देर उसे घूरती है, फिर हंसते हुए कहती है, हा हा हा, मेरे जैसी बोरिंग लड़की के साथ कौन रिलेशनशिप में आना चाहेगा? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और इतना वक्त भी नहीं था कि हम ये सब करें, लेकिन मेरे दोस्त ज़रूर हैं। विकल्प महक की बात पर एक्साइटेड होते हुए बोला, दोस्त, क्या नाम था उनका? महक अजीत के बारे में सोचते हुए बोली, उनका नाम अजीत शर्मा था। विकल्प फिर से पूछते हुए बोला, और आप क्या काम करती थी? मैं स्कूल में डांस एकेडमी चलाती थी और वहाँ पर टीचर थी। जब खाली वक्त होता था तब पापा का साथ दिया करती उनके काम में। भाई दिन भर पढ़ाई में बिजी रहता और माँ हम सबकी ज़रूरतों को पूरा करने में बिजी रहती। बस इसी तरह खुशियों से चल रही थी हमारी ज़िंदगी। महक ने पुराने दिनों को याद करते हुए विकल्प को जवाब दिया। विकल्प महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, छोटा परिवार कितना अच्छा होता है भाभी, हर तरफ खुशियाँ होती हैं। आप बहुत मिस करती होंगी ना अपनी फैमिली को? महक की आंखें हल्की नम हो जाती हैं और वो धीरे से अपना सिर हिला देती है। तो विकल्प चहकते हुए कहता है, कोई बात नहीं, कल मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ना आपके घर, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाना होगा। महक विकल्प की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, फिक्र मत कीजिए, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। विकल्प अपना सिर हिलाता है। महक अपना खाना कंप्लीट करके जाकर सारे प्लेट धोकर स्लाइड में अरेंज कर देती है। विकल्प महक के काम में उसकी मदद करता है और दूध का गिलास लेकर और एक बोतल पानी लेकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए
महक से कहता है, गुड नाइट भाभी, कल मिलते हैं। महक विकल्प की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, गुड नाइट, और अपने कमरे में की तरफ आ जाती है। महक जब अपने कमरे में पहुंचती है तो देखती है मृत्युंजय बिस्तर पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम करता हुआ काफ़ी सीरियस लग रहा था। महक मृत्युंजय की तरफ एक नज़र देखने के बाद तकिया और ब्लैंकेट लेकर काउच पर चली जाती है। मृत्युंजय महक को एक नज़र देखने के बाद तेज आवाज़ में बोला, तुमसे कहा मैंने वहाँ सोने के लिए। महक मृत्युंजय को एक नज़र देखने के बाद तकिया और ब्लैंकेट लेकर काउच पर चली जाती है। मृत्युंजय महक को एक नज़र देखने के बाद तेज आवाज़ में बोला, तुमसे कहा मैंने वहाँ सोने के लिए। महक मृत्युंजय की तेज आवाज़ सुनकर थोड़ी घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, आप काम कर रहे थे, डिस्टर्ब होगा तो आप गुस्सा करेंगे। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्यों, क्या तुम नींद में खर्राटे लेती हो जो तुम्हारे बिस्तर पर सोने से मुझे डिस्टर्ब होगा? और ये किंग साइज बिस्तर है, तुम्हारे घर का छोटा सा पलंग नहीं। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। हर रात और दिन जिसके ऊपर मैं अपना फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन निकालता हूँ उसे फिज़िकली तौर पर कशमकश करने कैसे दे सकता हूँ। इसलिए कह रहा था आराम से आकर बिस्तर पर सो जाओ। मृत्युंजय ने महक को नीचा दिखाते हुए कहा। मृत्युंजय की बात पर महक कुछ नहीं कहती और आकर चुपचाप बिस्तर के एक कोने पर लेट जाती है। अगली सुबह महक की नींद खुलती है। वो देखती है कि मृत्युंजय उसे गले लगाकर सो रहा था। मृत्युंजय को अपने इतने पास देखकर महक थोड़ा घबरा जाती है और 1 इंच भी नहीं हिलती। महक मृत्युंजय के कान पर हल्का सा अपने बाल को उठाकर खुजली करती है तो मृत्युंजय अपने कान को सहलाते हुए करवट बदल देता है। महक एक राहत की सांस लेकर जल्दी से बिस्तर से उतर जाती है और बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद महक फ्रेश होकर आती है तो देखती है मृत्युंजय अभी भी सो रहा था। महक को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि मृत्युंजय ज़्यादा देर तक सोता नहीं था। महक क्लोजेट की तरफ चली जाती है और एक सिल्क की क्रीम कलर की साड़ी उठाकर उसे पहन लेती है और अपने बालों को सुखाते हुए क्लोजेट से बाहर आकर मांग में सिंदूर डाल और चूड़ी पहन रेडी हो जाती है। महक घड़ी देखती है जिसमें सुबह के 7 बज रहे थे। महक मृत्युंजय को देखती है और उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर कर जल्दी से कमरे से बाहर आ जाती है। महक जब कमरे से बाहर आती है तो देखती है सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। महक जाकर आरती करती है और किचन में चली जाती है। महक चाय बनाते हुए वहाँ पर खड़े शेफ से बोली, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके सर सुबह कॉफ़ी पीते हैं या चाय? शेफ महक की बात पर बोला, मैम क्या सर जिम से आ गए? जी नहीं, वो तो अभी तक नहीं उठे, इसलिए पूछ रही थी कि आप बता सकते हैं कि वो सुबह क्या पीते हैं। महक ने जवाब देने के साथ सवाल भी किया। सैफ महक की बात पर थोड़ा हैरान होने के बाद धीरे से बोला, सर शुगर फ्री कॉफ़ी पीते हैं। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, क्या आप सभी मुझे घर वालों के सुबह का शेड्यूल बता सकते हैं? वहाँ पर खड़ी एक फीमेल सर्वेंट महक से बोली, मैम आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब यहाँ पर ये सारा काम कर लेते हैं। आप बस ये बताइए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम अभी आपको अरेंज करके दे देते हैं। महक उस सर्वेंट की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, मुझे अपना काम खुद करना अच्छा लगता है और मुझे आदत है। बाकी अगर आप नहीं बताना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके बॉस की कॉफ़ी लेकर चली जाती हूँ। महक की बात पर मृत्युंजय के लिए कॉफ़ी बना रहा शेफ ट्री में कॉफ़ी सर्व करके महक को दे देता है। महक उसे मुस्कुराते हुए थैंक यू कहकर अपने कमरे में आ जाती है। वो जब कमरे में आती है तो देखती है मृत्युंजय अभी भी सो रहा था। महक को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो कॉफ़ी का ट्रे कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए बिस्तर की तरफ आती है। महक थोड़ी हिचकिचाते हुए मृत्युंजय से बोली, सुनिए। मृत्युंजय कोई जवाब नहीं देता। महक मृत्युंजय के कंधे की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए धीरे से बोली, सुनिए। मृत्युंजय फिर महक की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। महक को अजीब लगता है। वो मृत्युंजय के माथे पर अपना हाथ रखती है तो मृत्युंजय का माथा
आग की भट्टी की तरह तप रहा था। महक मृत्युंजय की हालत पर हैरान होती है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने के बाद कमरे से बाहर जाते हुए कहती है, विकल्प भैया। महक की आवाज़ पर सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। विकल्प उसकी तरफ आते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी? भैया प्लीज़, क्या आप डॉक्टर को बुला सकते हैं? उन्हें बहुत तेज़ बुखार है, महक ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा। विकल्प अपना फ़ोन निकालते हुए बोला, डोंट वरी भाभी, कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर सक्सेना को कॉल करता हूँ। इतना कहकर विकल्प डॉक्टर सक्सेना को कॉल करता है। महक विकल्प की बात सुनकर महक जल्दी से किचन में आ जाती है और एक बड़े से बाउल में कुछ पट्टियाँ रखने के बाद बर्फ़ वाला ठंडा पानी लेकर कमरे में आ जाती है। तब तक पूरी फैमिली मृत्युंजय के कमरे में पहुंच चुकी थी। सभी लोग थोड़ा परेशान थे क्योंकि मृत्युंजय को ऐसे फीवर अचानक नहीं आता था। महक जल्दी से ठंडी पट्टी मृत्युंजय के सिर पर रखने लगती है। रचना महक के हाथ को पकड़कर उसे मृत्युंजय से दूर करते हुए बोली, सब तुम्हारे ही कारण है। तुम्हारे कदम जब से हमारे घर पर पड़े हैं तब से सारी शांति भंग हो गई है। रचना की इस कड़वी बात को सुनकर महक की आंखों में नमी छा जाती है। पीताम्बर रचना पर इस बार थोड़ा गुस्सा करते हुए बोले, चुप रहो, तुम देख रही हो बच्चे की तबीयत कैसे खराब है और तुम हो कि यहाँ पर बहू को नीचा दिखाने में लगी हुई हो। थोड़ा शांत रहो, सिचुएशन देखकर बात करना नहीं आता तुम्हें? पीताम्बर की बात पर रचना गुस्सा करते हुए बोली, मैंने क्या गलत कहा? ठीक तो कहा। जब से इस लड़की के मनहूस कदम हमारे हंसते खेलते घर पे पड़े हैं तब से इस घर की सारी खुशियां ही चली गई हैं। मेरा बच्चा देखो आज कैसे बुखार से तप रहा है। इतना कहते हुए रचना मृत्युंजय के सिर को सहलाने लगती है। महक अपनी आंखों में आंसू लिए बस मृत्युंजय के चेहरे को देख रही थी, जो कि बुखार के कारण हल्का लाल हो गया था और उसके चेहरे पर हल्के दाने दिख रहे थे। महक जल्दी से कमरे से निकलकर किचन की तरफ चली जाती है और वहां पर काढ़ा बनाने लगती है। कुछ देर बाद मिस्टर सक्सेना आते हैं और रचना मृत्युंजय के बगल से उठ जाती है। मिस्टर सक्सेना मृत्युंजय को चेक करने के बाद राजेंद्र की तरफ देखते हुए बोले, इसमें चिकन पॉक्स के लक्षण नज़र आ रहे हैं। गर्मियों के दिनों में यह वायरस लगना नॉर्मल है, लेकिन इसका इलाज घरेलू नुस्खे से किया जाए तो यह जल्दी ठीक हो सकते हैं और यह वायरस छूने से भी फैलता है। रचना मिस्टर सक्सेना की बात सुनकर घबरा जाती है और खुद के हाथ को देखने लगती है। विकल्प रचना के रिएक्शन को देखकर मन में बोला, निकल गया भाई के लिए सारा प्यार, चुड़ैल कहीं की। तभी महक अपने हाथ में काढ़ा लेकर आती है। मिस्टर सक्सेना राजेंद्र और उसकी फैमिली को मृत्युंजय की तबीयत के बारे में बताने लगते हैं। महक जो कि डॉक्टर सक्सेना की बातें सुन रही थी, वो कहती है, नीम के पत्ते से ये लक्षण जल्दी से चला जाता है और अभी तक इनके चेहरे पर दाने नहीं निकले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पहले से ही इनकी देखभाल कर लेनी चाहिए। डॉक्टर सक्सेना महक की बात पर बोले, आप कौन हैं? निर्जला डॉक्टर सक्सेना की बात पर जवाब देते हुए बोली, यह मृत्युंजय की पत्नी है, महक मृत्युंजय सारंग। रचना निर्जला की बात पर मुंह बनाती है और डॉक्टर सक्सेना निर्जला की बात पर महक को देखते हुए हल्का मुस्कुराकर कहते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। शादी के वक्त ज़रूरी पेशेंट आ जाने के कारण मैं नहीं आ पाया था। मिस्टर सक्सेना प्रिस्क्रिप्शन लिखकर विकल्प को दे देते हैं और महक की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने जो दवाई इसमें लिख कर दी है उसे 3 दिन तक रोज़ 3 बार खिलाना है और तबीयत ज़्यादा खराब होने पर मुझे बुला सकती हैं। महक मिस्टर सक्सेना की बात पर बोली, 1 हफ्ते में इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके बाद आप आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। मिस्टर सक्सेना महक की बात पर अपना सिर हिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। महक घर वालों की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ़ कीजिए, कहना नहीं चाहिए लेकिन यह वायरस छूत की तरह होता है। इसके संपर्क में किसी के आने पर भी उसे भी ये बीमारी लग सकती है, इसलिए खुद को इस वायरस के संपर्क से बचाने के लिए जब तक ये ठीक नहीं हो जाए आप लोग कमरे में नहीं आ सकते। निर्जला थोड़ा परेशान होते हुए महक को बोली, बेटा आज तुम्हें पग फेरे की रस्म के लिए जाना था। कोई बात नहीं माँ, मैं इनके ठीक होने के बाद चली जाऊंगी। पापा से फ़ोन पर बात कर लूँगी, वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। महक ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया।
निर्जला महक का सिर सहलाकर कमरे से बाहर चली जाती है। सभी लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। विकल्प जाते हुए महक से कहता है, मैं आपको थोड़ी देर में ये दवा लाकर देता हूँ भाभी। महक अपना सिर हिला देती है। तभी उसे मृत्युंजय की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि पानी मांग रहा था। महक जल्दी से उसके पास जाकर मृत्युंजय को उठने में मदद करती है और उसके कमर के पीछे तकिया लगाकर बिस्तर पर आराम से बैठाती है और पानी पिलाती है। महक धीरे से बोली, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मृत्युंजय महक की बात पर बोला, जोड़ों में दर्द, बहुत तेज दर्द है और बुखार लग रहा है, गर्मी लग रही है। महक दसमूल का काढ़ा मृत्युंजय की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आप इसे पी लीजिए, आपको गर्मी कम लगेगी और बुखार जल्दी उतर जाएगा। मृत्युंजय, जिसका चेहरा पूरी तरीके से उतर चुका था, वो महक को देखते हुए बोला, क्या तुम खुद को डॉक्टर समझ रही हो? क्या है ये मैंने जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया है। इसे दशमूल काढ़ा कहते हैं। इससे बुखार जल्दी उतर जाता है और शरीर में जो दर्द है वो खत्म हो जाता है। यह आयुर्वेदिक दवा है। मैं खुद को डॉक्टर नहीं समझ रही, लेकिन फ़िलहाल यह आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप इसे फिनिश करते हैं तो मैं आपको शहद खाने को दूंगी। महक ने जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म की। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या मैं तुम्हें कोई छोटा बच्चा नज़र आ रहा हूँ जिसे तुम हनी का लालच दे रही हो? महक मासूम फेस बनाकर बोली, प्लीज़ पी लीजिए, वरना आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। फिर आपके चेहरे पर बहुत सारे दाने निकल आएंगे। मृत्युंजय महक की तरफ कुछ देर देखने के बाद काढ़ा उठाकर जैसे ही पहला सिप लेता है, सारा उसके मुंह से बाहर आ जाता है और वो काढ़े को फेंकते हुए कहता है, क्या है ये, कितना कड़वा है। मृत्युंजय के अचानक ऐसा करने पर महक थोड़ी घबरा जाती है और धीरे से कहती है, नखरे कम होते हैं तो शायद आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाती। मृत्युंजय महक की बात सुन लेता है और उसे घूरते हुए कहता है, तुम नखरेबाज किसे कह रही हो? हाँ। महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ, मैं आपको नखरेबाज कह रही हूँ, क्योंकि आप नखरे कर रहे हैं। आपकी तबीयत देखिए कितनी ख़राब है। अपने बारे में ना सही, अपने एम्प्लॉयज़ और अपने प्रॉफिट के बारे में सोचिए। अगर आप जल्दी ठीक नहीं होंगे तो आपकी जितनी भी मीटिंग और डील है वो सभी आपके हाथ से निकल जाएगी। फिर बाद में मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। मृत्युंजय घूर कर महक को देखता है। महक गिलास में थोड़ा सा काढ़ा और लाकर मृत्युंजय की तरफ बढ़ा देती है। तभी विकल्प डॉक्टर सक्सेना के दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन की दवाई लेकर आ जाता है। महक दवाइयों को देते हुए विकल्प से बोली, भैया सैफ से कहकर इनके लिए बिना ज़्यादा मसाले मिर्च और बिना किसी लहसुन प्याज के फ्राई किए सादा खाना बनवा दीजिए। बाकी अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। विकल्प महक की बात पर बोला, ओके भाभी, मैं सैफ से कह दूंगा और मैंने आपके पापा को कॉल करके कह दिया है कि आप कुछ दिन बाद आएंगी और आप एक बार बात कर लीजिएगा। महक विकल्प की बात पर अपना सिर हिलाती है तो विकल्प एक डजन मृत्युंजय को देखने के बाद कमरे से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय विकल्प के जाने के बाद महक से बोला, मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर अंकल आए थे, उन्होंने कहा है कि आपको चिकन पॉक्स होने के लक्षण दिख रहे हैं, इसलिए आपके चेहरे पर दाने न निकल आए, उसके लिए हम पहले से आपके लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। महक ने विकल्प के दिए थैले को खोलते हुए कहा। मृत्युंजय महक की बात पर सोचते हुए बोला, चिकन पॉक्स, ये तो संक्रमित होते हैं ना? मतलब कोई हमारे आसपास हो तो उसे भी होने का डर होता है। तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। महक मृत्युंजय की बात पर उसके पास आकर थैले में रखे नीम के लेप से बने रस को कटोरी में डालते हुए बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए चलिए ठीक से बैठ जाइए, मुझे आपके कपड़े निकालने हैं। मृत्युंजय महक की तरफ देखता है तो महक को एहसास होता है कि उसने फ्लो में क्या कह दिया, इसलिए वो थोड़ी धीरे से अपने शब्दों को सुधारते हुए कहती है, मुझे आपको लेप लगाना है, क्या आप अपना कपड़ा निकाल सकते हैं? मृत्युंजय महक की बात पर अपने टी शर्ट को धीरे से
निकालने लगता है तो महक भी उसकी मदद करती है। महक टी शर्ट बगल में रखे नाइट स्टैंड पर रख देती है और मृत्युंजय की बॉडी में नीम तुलसी से बने लेप को लगाने लगती है। मृत्युंजय इसे अपनी बॉडी में थोड़ी खुजली महसूस हो रही थी। उस लेप को लगाने पर उसे थोड़ी शांति महसूस होती है जो कि उसके चेहरे पर अलग से नज़र आ रही थी। पूरा लेप लगने के बाद महक उसे देखते हुए बोली, आप ऐसे ही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आपको गर्मी नहीं लगेगी और अगर दाने निकल आते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। महक की बात पर मृत्युंजय कुछ नहीं कहता। महक सारे सामान को ठीक से रखने के बाद काढ़ा और दवाई मृत्युंजय को दे देती है। तो इस बार मृत्युंजय बिना किसी नखरे से अपनी नाक बंद करते हुए सारी दवाई एक साथ खा जाता है। क्या मृत्युंजय महक के प्रति अपना कड़वापन हटा पाएगी? क्या महक के भाई ने ही मृत्युंजय की बहन को अपने साथ भगाया है? अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आगे के पार्ट हम लोग आपके लिए ला सकें। जुड़े रहिए हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी के साथ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।